हेलो स्टूडेंट्स, तो यह वीडियो होगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना AEC 1 पेपर एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स 1 इंग्लिश चूज़ किया है। पेपर का नेम क्या है? इंग्लिश राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन। इस पेपर में आपको टोटल 2 यूनिट्स पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको 3 टॉपिक्स पढ़ना है, रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, ट्रांसलेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड यूनिट 2 है आपका पैराग्राफ राइटिंग, प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिज्यूम, बायोडेटा एंड CV। और है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग्स मतलब कि इसमें डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस आएगा, ईमेल या फिर इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, सेमी ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर एट्सेट्रा, कोई एक आएगा। तो इसे ये टॉपिक जो है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग के अंदर इतना सारा टॉपिक्स होता है, इतने सारे लेटर्स होते हैं जिनमें से कोई एक लेटर आपको लिखना होगा, 8 मार्क्स का आएगा। सिलेबस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो सिलेबस का विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, चाहे AEC में या मेजर या MDC, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप हमारे चैनल DMA इंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि धनबाद मैथ्स अकेडमी का ही एक पार्ट है, जहाँ पर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आपकी कंप्लीट सिलेबस यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये एक रिवीजन टाइप वीडियो होगा जिसमें हम सारे ही टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम लोग यूनिट 1 के रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, यूनिट 1 है आपका रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने आएगा 8 मार्क्स का, ठीक है। और क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपको रिपोर्ट लिखना है न्यूज़पेपर के लिए। तो रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग एक प्रोसेस है। रिपोर्ट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग structured information, findings or recommendations on a particular topic. It typically includes sections like an introduction, methods, results, discussions and conclusion. Reports are used in various fields to convey data, research or analysis to a specific audience. देखिए, रिपोर्ट कहने का मतलब क्या है? विवरण। आपने कुछ सुना, कुछ देखा एट्सेट्रा, कुछ भी हुआ तो उसका रिपोर्ट यानी कि उसका विवरण, जो घटना घट चुकी है, मतलब घटित घटना का विवरण देना रिपोर्ट कहलाता है। तो रिपोर्ट में क्या होता है? जो चीज़ हैपन हो चुका है, जो हैपेंड है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहला बात आपको ध्यान देना है रिपोर्ट लिखते वक्त कि रिपोर्ट, जो पूरा रिपोर्ट होगा आपका, वो कैसे लिखना है हम लोग को। सबसे पहले तो पास्ट टेंस में होगा। रिपोर्ट लिखते वक्त ध्यान देंगे क्या कि पास्ट टेंस में होना चाहिए पूरा जो आप लिख रहे हैं वो रिपोर्ट, और क्या होना चाहिए? पैसिव वॉइस में होना चाहिए, और इनडायरेक्ट स्पीच भी होना चाहिए। ठीक है, तो पास्ट टेंस, पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना रिपोर्ट लिखेंगे। देखिए, फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे क्योंकि फॉर्मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फॉर्मेट पता है कि कैसे क्या लिखना है तो रिपोर्ट का चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है ना। तो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? देखिए, यहाँ पर आपको प्रेजेंट किया गया है कि एक हेडिंग होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रिपोर्ट लिखने आया है तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अभी तो ऑनलाइन भी न्यूज़पेपर अवेलेबल होता है और न्यूज़पेपर घर में भी आता है, तो सभी बच्चों को पता होता है कि न्यूज़पेपर में रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है। आप रिपोर्ट जब पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, कहीं कोई इंसिडेंट हुआ रहता है, कोई घटना रहता है, तो सबसे पहले क्या रहता है? उसका हेडिंग रहता है। मान लेते हैं कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर कोई 2 व्यक्ति घायल हुए, तो कैसे लिखता है यहाँ पर? बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट, 2 घायल, बहुत ही अट्रैक्टिव सा हेडिंग रहता है, आई कैची, कि तुरंत से जाकर उस रिपोर्ट को हम पढ़ें। हेडिंग ऐसा होता है ना। और फिर किसने लिखा है? बाय लाइन, जो रिपोर्टर नेम होता है या डेजिग्नेशन रहता है उसको लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही है रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। तो ऐसे लिखते हैं। अच्छा, तो रिपोर्ट तो ये रिटन फॉर्म में है, और रिपोर्ट वैसा भी होता है कि रिपोर्ट उसे भी हम लोग कहते हैं कि जैसे कि न्यूज़ एंकर कैसे हम लोग को रिपोर्ट बोल कर बताते हैं, तो वही सेम चीज़ है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट लिख कर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट लिखेंगे हम लोग।
और फिर बहुत ही बड़े ऑडियंस को बताएंगे कि क्या हुआ था। तो उसमें हम लोग पास्ट टेंस में लिखेंगे, क्योंकि जो चीज़ हैपन हो चुका है उसको हम लोग पास्ट टेंस में लिखेंगे, पैसिव वॉइस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, फॉर्मेट क्या है देखिए। टिप्स टू राइट अट्रैक्टिव रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहला क्या होगा कि मेंटेन सीक्वेंस एंड आंसर व्हाट वेयर व्हेन, मतलब 3 W का आंसर आपको ज़रूर ही देना है कि व्हाट क्या हुआ था, वेयर कहाँ हुआ था, एंड व्हेन कब हुआ था ऑफ एन इवेंट। राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ रफ विच यू गोइंग टू ऐड इन योर पैराग्राफ। सीधा ही कहीं पर कुछ घटना घटा है, आप जाकर फटाक से पेन लेकर रिपोर्ट नहीं लिखने लगेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रफ में लिख लेना होगा एक बार कि क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद फिर आप पॉइंट्स को लिखने के बाद आप, क्योंकि आपको रिपोर्ट एक सीक्वेंस में ना लिखना है कि व्हाट वेयर व्हेन, ऐसे नहीं कि कुछ भी इधर उधर का बात लिखती है। आपको रीचेक करना है आंसर फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग्स एंड राइट स्मॉलर सेंटेंसेज एंड यूज सिंपल लैंग्वेज। स्मॉलर सेंटेंस लिखना है और सिंपल लैंग्वेज लिखना है। देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि कैसे लिखना होता है रिपोर्ट। आप न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ते हैं तो कैसा रहता है, सबसे पहले एक हेडिंग रहता है, हेडिंग होता है ना, तो एक बहुत आई कैची सा हेडिंग हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो हेडिंग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे क्या बोलते हैं, हेडलाइन। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में ये आया था, सभी ने अक्सर सुना होगा, तो ये होगा हेडिंग। हेडिंग में क्या होता है कि इट टेल्स अबाउट द स्टोरी इज़ अबाउट, व्हाट दी स्टोरी इज़ अबाउट। ठीक है, क्या है पूरा रिपोर्ट में वो हेडिंग से समझ आ जाएगा, वैसा हेडिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले होगा हेडिंग। उसके बाद आता है बाय लाइन। बाय लाइन का कहने का मतलब है कि इट टेल्स अबाउट द राइटर ऑफ द स्टोरी, मतलब ये जो नीचे रिपोर्ट लिखा गया है वो किसने लिखा है। बाय लाइन में रिपोर्टर का नेम एंड उनका डेजिग्नेशन। फिर आता है रिपोर्ट का बॉडी। अब रिपोर्ट का बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले होता है लीड। ठीक है, लीड में होता है कवर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर ये कहने का मतलब कि कवर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर इन वर्ड्स का, इन क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए कि व्हाट, व्हेन, वेयर। उसके बाद ये भी होना चाहिए कि हाउ। ये कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर होना चाहिए, मतलब कवर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि लीड सेंटेंस होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है ना। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी में क्या होता है, इंक्लूड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इवेंट और अकरेंस। फिर आता है बॉडी जिसमें डिटेल्ड अकाउंट लिखते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। फिर आता है एंडिंग। एंडिंग में क्या लिखेंगे, टॉक्स अबाउट द सॉल्यूशन और समथिंग टू थिंक अबाउट, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, ये सारा कुछ। तो ये सब किस में आता है, एंडिंग में आता है। अब देखिए ये तो हो गया सबसे पहले लीड, फिर बॉडी, फिर एंडिंग। लीड में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पूरा स्टोरी का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करता है, वो आता है लीड में। फिर आता है बॉडी। बॉडी में हम लिखते हैं कि इंक्लूड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इवेंट और अकरेंस। एंडिंग में क्या करते हैं कि टॉक्स अबाउट द सॉल्यूशन और समथिंग टू थिंक अबाउट। जब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, रानीखेत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड on the occasion of Basant Panchami celebrations had organized a 3-day cultural festival. You are Bhupender or Priyanka Bishт. Your newspaper had deputed you to cover the inaugural event of this festival. As a newspaper reporter, use the given cues along with your own ideas to write a report about the same in 120 to 150 वर्ड्स। रिपोर्ट कितने मार्क्स का आने वाला है, 8 मार्क्स का। आपको सबसे पहले फॉर्मेट ध्यान में होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या लिखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको जैसे ही पता चलेगा क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखना है। एज ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। तुरंत से रिपोर्ट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। क्यूज़ आपका यहाँ पर दिया गया है कि बिग क्राउड था, मेन ग्राउंड ऑफ द मार्केट प्लेस, कलरफुल डेकोरेशंस, इनाग्रेशंस, लोकल पंचायत मेंबर्स टू इनाग्रेट, फॉक डांस एंड सॉन्ग, स्पीचेस। इतना कुछ हुआ था, क्यूज़ दिया है, रिपोर्ट लिखना है, फॉर्मेट याद है ना। सबसे पहले क्या होगा, हेडिंग। ये क्या है, हेडिंग। हेडिंग हुआ। उसके बाद आता है, इसे हम क्या कह रहे थे, ये हुआ हमारा बाय लाइन।
इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो स्टोरी बता रहे हैं उनका नाम, तो जो रिपोर्टर है नाम मेंशन है आपको, अगर नाम नहीं मेंशन हो तो आप XYZ कोई भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट जो हमारा लीडिंग लाइन होता है उसमें क्या होता है कि बताते हैं कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ये सब का आंसर होना चाहिए। तो अ 3 डे कल्चरल फेस्टिवल क्या हुआ था, व्हाट, यहाँ पर व्हाट का आंसर मिल रहा है, फ्रॉम, कब कब हुआ था, मतलब व्हेन का आंसर मिल रहा है फ्रॉम 21 to 23 फरवरी। देखिए 3 डे कल्चरल फेस्टिवल तो क्वेश्चन में मेंशन है, डेट नहीं मेंशन था तो कोई भी डेट आप ले सकते हैं। हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन, कहाँ हुआ था, वेयर, रानीखेत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, द फेस्टिवल इज हेल्ड टू सेलिब्रेट द ओकेशन ऑफ बसंत पंचमी। देखिए ये लीडिंग सेंटेंस है, लीडिंग सेंटेंस में क्या हो रहा है कि जो मेन है, जो हम लोग का टॉपिक है, जो हेडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग जो लीडिंग सेंटेंस है उससे स्टोरी के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात था वो पता चल गया कि कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। अब बात आती है कि क्या क्या हुआ था, वो सारा हम मेंशन करेंगे सेकंड पैराग्राफ में, क्या क्या हुआ था, कौन कौन आए थे। फिर आता है एंडिंग, एंडिंग में क्या क्या हुआ था, द डे एंडेड विथ अ फन फिल्ड एंड एंटरटेनिंग इवेंट बाय, और फिर जो भी आए थे उनका नेम, फिर दी ऑडियंस और इन्जॉयड दी ह्यूमरस इवनिंग। ये है एक रिपोर्ट। सबसे ध्यान देने वाली बात क्या थी, हेडलाइन होना चाहिए आई कैची, फिर बाय लाइन होगा, जो रिपोर्टर का नाम मेंशन्ड है वो लिख देंगे, फिर आता है बॉडी। तो ये होता है रिपोर्ट का फॉर्मेट। आई होप कि आप रिपोर्ट समझ पाए होंगे, अगर समझ पाए हो तो आप इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। 2 क्वेश्चन है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक पे आते हैं हमारा यूनिट 1 का ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन जो है ये आपको एग्ज़ाम में आने वाला है 5 सेंटेंसेस। आपको एग्ज़ाम में 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आपको ट्रांसलेट करना है। किस में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में प्रोवाइडेड होंगे सेंटेंस, जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। 5 सेंटेंसेस होंगे और आपको मार्क्स मिलेगा 8 मार्क्स का, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में सबसे पहला बात तो आपको ये जान लेना है कि अगर आपको ट्रांसलेशन करना है हिंदी में तो आपको हिंदी लैंग्वेज में अच्छा पकड़ होना चाहिए, और ट्रांसलेट जिसमें करना है उस लैंग्वेज में भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ग्रामेटिकल फिर टेंसेस सारा आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपको हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में 10 मिनट में हम आपको ट्रांसलेशन सिखा दें। तो यह एक रिविजन टाइप वीडियो होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे, अगर आपके हिंदी लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है, इंग्लिश में है, तो आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। टिप्स टू डू एररलेस ट्रांसलेशन। सबसे पहला चीज़ होता है कि अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग क्लियरली। अब आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी को, तो आप हिंदी में दिए गए सेंटेंस को अच्छे से समझ पाए, एटलीस्ट हिंदी तो समझ पा रहे होंगे, उसके बाद क्लियरली समझ पा रहे होंगे, तब ना आपके दिमाग में ट्रांसलेट होगा कि किस वर्ड का क्या ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में, तब फिर आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। मेंटेन, अब अगर इतना आप कर पा रहे हो, कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हो, मीनिंग क्लियर हो उसका, तब आप मेंटेन करेंगे एक्यूरेसी को एंड क्लैरिटी इन ट्रांसलेशन। फिर अडेप्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज कन्वेंशंस। उसके बाद जब आप कर चुके होंगे तो आपको रिव्यू एंड रिवाइज फॉर एरर एंड इम्प्रूवमेंट। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल प्रोवाइडेड हैं कि मेरे दोस्त ने स्कूल में अपनी पसंदीदा कहानी सुनाई और सभी को हंसी आई। अब यहाँ जितने भी वर्ड है, अब हिंदी पढ़ने के बाद हमें समझ आया कि क्या बोलना चाह रहा है। अब जितने भी वर्ड है यहाँ पर इस सेंटेंस के, उनको हमें क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हर वर्ड का इंग्लिश तो आपको आना चाहिए ना, जैसे कि मेरे, माई, दोस्त, फ्रेंड, इतना तो आ रहा होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करते वक्त कौन कौन सा टिप्स दिमाग में होना चाहिए, ये कुछ टिप्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है और कुछ एग्जाम्पल्स है। ट्रांसलेशन देखिए आपको बहुत प्रैक्टिस के बाद आप एग्ज़ाम में जब सॉल्व करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और आपके लिए यहाँ पर देखिए कुछ ट्रांसलेशन भी दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को आप खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर आप आंसर से मैच करें कि सही हो पा रहा है कि नहीं। देखिए 5 ही क्वेश्चंस आने हैं जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इतना अगर आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो आप अच्छा से ट्रांसलेट कर पाएंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ट्रांसलेशन से, ठीक है। थर्ड टॉपिक है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे बढ़ते हैं। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने से पहले अगर आपका मेजर पेपर मैथ्स है तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने अगले सेमेस्टर के कोर्स को पढ़ सकते हैं। अगर मेजर पेपर आपका मैथ्स है तो सिर्फ मेजर पेपर ही नहीं, उसके साथ जो आपका AEC, VAC, SSC, MDC पेपर है उनके भी गाइडेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमें यूट्यूब में भी
फॉलो कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोग को क्लास 8 से ही पढ़ना रहता है, जिसमें क्या होता है, अनसीन पैसेज या पोएम प्रोवाइडेड होते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, और कुछ क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं, उस पैसेज को पढ़ने के बाद उसका आंसर करना रहता है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने से पहले अगर आपको एक अनसीन पैसेज प्रोवाइडेड है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप स्कीमिंग करेंगे। स्कीमिंग करेंगे मतलब आलतू फालतू का जो पैसेज में लिखा होगा उसको हटाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट बात है मतलब छाँट कर इम्पॉर्टेंट जो भी रहेगा, कि स्कीमिंग दी पैसेज फॉर की इन्फॉर्मेशन। जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो अच्छे से तब आप वहाँ पर स्कीमिंग करेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्या है इस पैसेज से, हमें इस पैसेज में हमें क्या बताना चाह रहा है वो। फिर प्रीव्यू द क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड व्हाट टू लुक फॉर। उसके बाद प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग एंगेजिंग विद द टेक्स्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू इन्फर मीनिंग, मैनेज टाइम इफेक्टिवली एंड रिव्यू आंसर्स फॉर एक्यूरेसी। देखिए, सबसे पहले एक पैसेज प्रोवाइडेड है, हम लोग क्या करेंगे, इस पैसेज को ध्यान से एक बार रीड कर लेंगे, एटलीस्ट एक बार। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे ना, तो हम रीडिंग करते वक्त स्कीमिंग कर रहे थे कि इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें क्या कहना चाह रहा है ये पैसेज। तो जैसे ही हम क्वेश्चंस पर आएंगे, वेयर वॉज द मैजिकल गार्डन लोकेटेड। अगर हम पैसेज को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज नेस्टेड एडमिस्ट रोलिंग हिल देयर वॉज अ मैजिकल गार्डन। तो मैजिकल गार्डन, ठीक है, जब हम पढ़ रहे हो तो ये हमारा लीड वर्ड, जब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वेयर वॉज द मैजिकल गार्डन लोकेटेड, तो ये लीड वर्ड है। अब ये लीड वर्ड पैसेज में कहाँ था, जब हम पैसेज पढ़ रहे हो स्कीमिंग कर रहे हो तो हमें मिल गया हो रहेगा। उसके बाद फिर हम वहाँ से लीड वर्ड से मैच करेंगे और फिर उसका आंसर आसपास के लाइनों में ही होगा, लिख देंगे। लेकिन वीव्यू में जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना, उसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा। ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अराउंड आपको 200 वर्ड का कोई पैसेज आएगा जिसमें आपको 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो वीव्यू के सिलेबस में ये मेंशन्ड है कि 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेगा मल्टीपल चॉइस, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे 10 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स ईच। तो और भी ईजी हो गया ना, पहले आप पैसेज पढ़िएगा और फिर क्वेश्चंस पढ़िएगा, लीड जो वर्ड रहेगा उसको मार्क कीजिएगा पैसेज पे, फिर आंसर उसके आसपास के लाइन में होगा। तो 5 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के, इजी है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखिए। अच्छा, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धनबाद मैथ्स अकेडमी में मिल जाएगा। ये वीव्यू के लिए AEC1 इंग्लिश का जो है, इंग्लिश राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन, उस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल धनबाद मैथ्स अकेडमी से ले सकते हैं, जहाँ पर जब आप इस PDF को, जब ये PDF आपको मिलेगा ना, तो यहाँ पर वॉच वीडियो का लिंक रहेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप YouTube में हमने इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, आप वहाँ पर जाके और भी टाइम लेकर इसे समझ सकते हैं। देखिए, आपके प्रैक्टिस के लिए भी कुछ पैसेज प्रोवाइडेड है जो कि आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें पढ़ के। देखिए, तो आ जाते हैं हम यूनिट 2 में। यूनिट 2 का पहला टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग आपको 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना रहेगा। कितना वर्ड्स का लिखना रहेगा, 100 वर्ड्स का आपको पैराग्राफ लिखना होगा। आपको 3 चॉइसेस दिए रहेंगे वहाँ पर, आप कोई भी टॉपिक पर एक पे लिख सकते हैं, जिसके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग, जब आप कोई लेटर लिख रहे हो या फिर कोई भी लेटर लिख रहे हो, रिपोर्ट ही लिख रहे हो, पहला टॉपिक आपका रिपोर्ट था ना, तो आप रिपोर्ट लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है उसमें, पैराग्राफ्स होते हैं। पैराग्राफ क्यों होता है, अपना रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लेटर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। तो स्टोरीज़ में पैराग्राफ होता है, न्यूज़पेपर का रिपोर्ट में पैराग्राफ होता है, जब हम लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, तो वहाँ पर पैराग्राफ होता है। तो पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है उससे जान लेते हैं। पैराग्राफ्स आर अ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन दैट हेल्प ऑर्गेनाइज एंड कन्वे आइडियाज़ इफेक्टिवली। जो हमारा आइडिया है, जिस बात को हम रखना चाहते हैं, उसको हम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वे कर पाएँ, इसलिए हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 की एलिमेंट। कौन सा 3 की एलिमेंट्स है, एक टॉपिक सेंटेंस, एक सपोर्टिंग सेंटेंस और एक कंक्लूडिंग सेंटेंस। एक पैराग्राफ में ये
की एलिमेंट्स तो होना ही चाहिए, 3 की एलिमेंट्स, एक टॉपिक सेंटेंस, एक सपोर्टिंग सेंटेंस और एक कंक्लूडिंग सेंटेंस। फॉर्मेट क्या है पैराग्राफ राइटिंग का? गोल्डन टिप्स फॉर इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग। सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है? इंश्योर दैट ऑल सेंटेंसेज इन द पैराग्राफ रिलेटेड टू द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द टॉपिक सेंटेंस। अब जो पैराग्राफ का हमारा टाइटल रहेगा, उसके बाद क्या आएगा? टॉपिक सेंटेंस। तो इसमें हमें इंश्योर करना है कि जो हमारा मेन आइडिया है इस पैराग्राफ का, वो हमारे टॉपिक सेंटेंस में क्लियरली मेंशन्ड हो। और हमें यूज़ करना है लॉजिकल ट्रांजिशन बिटवीन सेंटेंसेस टू क्रिएट अ स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़। जब हम एक पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस के बाद सपोर्टिंग सेंटेंस फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखें, तो हमें बीच में ट्रांजिशन यूज़ करना है। जैसा कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो 2 वीडियो को जोड़ने के लिए, ताकि दोनों वीडियो ऐसा ना लगे कि ये अलग है और ये अलग है, बीच में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ट्रांजिशन इफेक्ट यूज़ करते हैं कि इससे वीडियो क्या हो जाता है? सुंदर भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि 2 अलग अलग वीडियो को हमने ऐड किया है। ठीक उसी तरीके से पैराग्राफ में भी अगर हम लॉजिकल ट्रांजिशन यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, कौन से सेंटेंस? टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा? स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़ हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांजिशन हम क्या कह रहे हैं? वीडियोस में तो ट्रांजिशन इफेक्ट आता है, लेकिन लिखने के टाइम पर क्या लॉजिकल ट्रांजिशन होता है? तो जैसे कि हम लोग कुछ लिख रहे हो तो फिर सेकेंड लाइन लिखे तो इन एडिशन टू या मोर ओवर, फिर एडिशनली, ये सब जो आता है ना, इसको हम ट्रांजिशन वर्ड कहते हैं। देखिए ऐसा होता है ना, सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, फिर कंक्लूजन वाला। अगर और भी पैराग्राफ लिखना है तो इस टाइप से। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसे। अच्छा, और भी कुछ पॉइंट्स है कि बी क्लियर एंड कॉन्साइज इन योर एक्सप्रेशन, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिपीटेशन और वर्डीनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ लिखने के टाइम। क्या कि आपको एक ही पैराग्राफ में रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड नहीं करना है, बोरिंग बना देता है ये पैराग्राफ को। आप एक सिंपल सा बहुत ही कॉन्साइज सेंटेंस लिखिए, अननेसेसरीली एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना है। वेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड लेंथ टू मेंटेन रीडर इंटरेस्ट। अगर आप बार बार रिपीट करेंगे, सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे, वर्ड को रिपीट करेंगे, तो वो पैराग्राफ बोरिंग हो जाएगा और वो रीडर का इंटरेस्ट ग्रैब नहीं करेगा। Stick to one main idea per paragraphs for clarity, coherence and relevance to the overall theme of your writing. आप पैराग्राफ तो चेंज कर करके लिखेंगे, पर जो मेन आइडिया होगा उस पर स्टिक रहना है, इधर उधर का बात नहीं लिख देना है। मेन आइडिया जो टॉपिक रहे उस पर स्टिक रख लिखना है। चलिए पैराग्राफ लिख कर समझते हैं। डू पैराग्राफ राइटिंग ऑन द बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक। पैराग्राफ राइटिंग 8 मार्क्स का आने वाला है, आपको 100 वर्ड में लिखना है। तो किस पे लिखना है? टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक क्या है? रीडिंग बुक्स ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये हो गया हमारा टॉपिक, मतलब टाइटल। ठीक है, टॉपिक हुआ या टाइटल हुआ। तो हमने सबसे पहले लिखा टॉपिक सेंटेंसेस, क्या है? फर्स्टली। अब देखिए फर्स्टली क्या है? ट्रांजिशन वर्ड है। बुक्स प्रोवाइड एन एस्केप फ्रॉम दी stresses of daily life, allowing readers to immerse themselves in different worlds and experiences. तो हम लोग रीडिंग बुक के बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं। सेकंड में भी बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, थर्ड में भी बेनिफिट्स के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि हमारा मेन जो आइडिया है क्या था कि वन मेन आइडिया पे हमें स्टिक रहना है। बेनिफिट्स पे ही बात करेंगे, बाकी क्या करेंगे? ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे कि फर्स्टली, मोर ओवर, ये फर्दर मोर, ये सब क्या है? ट्रांजिशन वर्ड है। ट्रांजिशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करने के साथ साथ ही हम लोग क्या करेंगे? वर्ड का रिपीटेशन जितना कम से कम हो सकता है वो सब यूज़ करेंगे। ट्रांजिशन बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। एडिशनली, फर्स्टली, मोर ओवर, फर्दर मोर, फिर क्या है? बाय स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ये सब क्या है? ये सब है ट्रांजिशन वर्ड। तो पैराग्राफ लिखने के टाइम कौन कौन सा बात को ध्यान में रखना है? सबसे पहला कि आपको ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करना है स्मूथ फ्लो ऑफ राइटिंग के लिए। उसके बाद आप जितना रिपीटेशन ऑफ वर्ड कम करेंगे और आपको रिपीटेशन ऑफ सेंटेंस कम करना है, बहुत ही क्लियर रहना, और सबसे मेन तो है कि अपना मेन आइडिया पे स्टिक रहना है। देखिए सब बेनिफिट्स के बारे में, सारे ही पैराग्राफ में बेनिफिट्स के बारे में बात हो रहा है। और लास्टली इन कंक्लूजन क्या है? वहाँ भी बेनिफिट ही हो रहा है कि द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक आर मैनी फोल्ड
offering readers an opportunity for relaxation, intellectual stimulation, empathy and personal growth. कुछ पैराग्राफ हैं जिनको आप पढ़ के समझ सकते हैं और खुद से, अगर ऐसा है तो आप ये टॉपिक लिखें और खुद से अपने ओन वर्ड में आप इसे लिखने की कोशिश करें. ठीक है, कुछ टॉपिक्स के. उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिज्यूम, बायोडेटा एंड सीवी. इनमें से कोई एक आएगा आपको, या तो रिज्यूम आएगा या बायोडेटा या सीवी. सीवी का मतलब होता है करिकुलम वीटे. तो रिज्यूम और बायोडेटा, अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिज्यूम और बायोडेटा दोनों तो सेम होता है, ऐसा लगता है. तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन से इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स को देखेंगे. रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम इज़ अ कॉन्साइज समरी ऑफ अ पर्सनस एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड अचीवमेंट. रिज्यूम क्या होता है? किसी व्यक्ति के एजुकेशन का, वर्क एक्सपीरियंस का, उनके स्किल्स का और अचीवमेंट्स का एक कॉन्साइज समरी रहता है. आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका समरी कैसे लिखा रहता है, वैसे ही रिज्यूम एक व्यक्ति का पर्सन्स एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड अचीवमेंट का एक कॉन्साइज समरी रहता है. और ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है जॉब एप्लीकेशंस में, जिसमें इट हाईलाइट्स क्वालिफिकेशंस एंड सूटेबिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन. अब बायोडेटा क्या होता है? बायोडेटा इज़ अ ब्रीफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग की पर्सनल इन्फॉर्मेशन. सबसे पहला बात तो बायोडेटा में क्या होता है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल, टिपिकली यूज्ड फॉर मैरिज प्रपोजल. देखिए, रिज्यूम कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जॉब एप्लीकेशंस में. और बायोडेटा कहाँ कहाँ यूज़ होता है? टिपिकली यूज्ड फॉर मैरिज प्रपोजल, स्कूल एप्लीकेशंस और अदर नॉन एम्प्लॉयमेंट पर्पस. मतलब नॉन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बायोडेटा यूज़ किए जाते हैं. इट इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज. अब बायोडेटा में क्या क्या होता है? जैसे रिज्यूम में पर्सन्स एजुकेशंस होता है, फिर वर्क एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स होता है, अचीवमेंट्स होता है. ये इंपॉर्टेंट होता है रिज्यूम में, क्योंकि हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो. अब बायोडेटा में क्या होता है? इसमें नेम इंपॉर्टेंट होता है, एज इंपॉर्टेंट होता है, डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, हॉबीज़. देख रहे हैं ना, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है. जितना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सब बायोडेटा में लिखते हैं, क्योंकि इसे हम यूज़ ही करते हैं मैरिज प्रपोजल के लिए, स्कूल एप्लीकेशंस के लिए और अदर नॉन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए. अनलाइक अ रिज्यूम, बायोडेटा फोकसेस मोर ऑन पर्सनल एट्रीब्यूट्स. बायोडेटा किस पे फोकस करता है? पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे एंड बैकग्राउंड पे, रैदर देन जो रिज्यूम होता है वो किस में फोकस करता है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, क्योंकि इस रिज्यूम आपको क्यों देते हैं? आप एम्प्लॉयमेंट के लिए. एंड एक्सपीरियंसेस पे. तो ये रिज्यूम और बायोडेटा में डिफरेंस हुआ. अगर डिफरेंस समझ पाए होंगे तो आप सैम्पल रिज्यूम से समझ पाएंगे. देखिए, ये एक रिज्यूम है. यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नेम, ईमेल आईडी. यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका नेम, ईमेल आईडी, आपका पर्सनल डिटेल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? अच्छा, जब इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लेंगे ना, तो आपको यहाँ पर वॉच वीडियो का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपको इस टॉपिक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल से. तो पीडीएफ लेना ना भूलें और वीडियो भी देखना ना भूलें. यहाँ समझते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. उसके बाद ये रिज्यूम है, क्योंकि ये रिज्यूम है तो यहाँ पर एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद स्किल्स, सर्टिफिकेशन, लैंग्वेज. ये रिज्यूम के लिए इंपॉर्टेंट था. अब बायोडेटा में क्या क्या चाहिए था? नेम चाहिए था, डेट ऑफ बर्थ चाहिए था, एज चाहिए था, उसके बाद जेंडर, मैरिटल स्टेटस, क्योंकि ये यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? मैरिज प्रपोजल में. फिर नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उतना डिटेल में नहीं जाना रहता है बायोडेटा में, और ऑक्यूपेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, फिर लैंग्वेज नोन, हॉबीज एंड इंटरेस्ट. तो ये हुआ बायोडेटा. और सीवी, ठीक है, आप जब वहाँ पर क्लिक करेंगे ना वॉच वीडियो में, तो ये तीनों का ही डिटेल वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगा. सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम वीटे. ये एक, जैसा कि रिज्यूम होता है 1 पेज का, बायोडेटा होता है 1 पेज का, तो सीवी थोड़ा लंबा होता है. जैसे कि थोड़ा लंबा 1-2 पेज का, जिसमें आप डिटेल्ड में सारा कुछ बताते हो, अपना स्किल, फिर जो भी हॉबीज़, इंटरेस्ट. तो ये जो वीडियो है आपको हमारे वहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ मिलेगा ना, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा.
फिर देखिए ये है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग्स। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग्स में क्या क्या होता है, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि इसमें डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस होता है। लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स होता है, फिर फॉर्मल लेटर्स आता है, फिर ईमेल भी हो सकता है, सेमी ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर एट्सेट्रा, फिर इंफॉर्मेशन लेटर्स, कंप्लेन लेटर। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग में सारा कुछ आता है। तो कोई एक आपको लिखने आएगा एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको फॉर्मेट सभी का आना चाहिए, फिर चाहे क्वेश्चन जो भी हो, फॉर्मेट अगर पता है तो आप इंग्लिश पेपर आपने चूज़ किया है तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो जब ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग का भी जब वीडियो आपको कहाँ मिल जाएगा, देखिए ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग का वॉच वीडियो में क्लिक करना है आपको, सारा ही जो ईमेल है फिर और भी जो जो एप्लीकेशन है सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिलहाल हम लोग 1-2 लेटर से समझ लेंगे क्योंकि वीडियो को बड़ा ज़्यादा नहीं करते हैं, आप वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। लेटर टू एन इन्विटेशन टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर 2025। तो देखिए आपको बता देते हैं, सबसे पहले जब हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेट। सेंडर एड्रेस के बाद आता है डेट, ये तो फॉर्मेट है। फिर आता है रिसीवर एड्रेस, यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, डियर, जिनका भी नेम होगा। फिर आप स्टार्ट करेंगे अपना लेटर को और उसके बाद फिर थैंकिंग यू, वार्म रिगार्ड्स, और फिर यहाँ पर सेंडर एड्रेस आप अगर यहाँ पर नहीं दिए हो सेंडर एड्रेस तो आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर सेंडर एड्रेस तो दिया हुआ था ना राजेश कुमार, तो वहाँ यहाँ पर सेंडर एड्रेस आप लिख भी सकते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि आपने पूरा डिटेल में तो सेंडर एड्रेस ऊपर लिख दिया था, तो फिर लास्ट में हल्का सा। तो ये होता है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कि पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन, उसके बाद लेटर का बॉडी, फिर थैंकिंग यू के साथ अपना नेम लिखकर क्लोज कर देना लेटर। तो ये फॉर्मेट को आपको याद रखना है इनफॉर्मल लेटर के लिए। देखिए यहाँ पर भी एक इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कुछ लेटर, आप वॉच वीडियो वहाँ से जाकर देखना ना भूलें, वहाँ पर डिटेल्ड में वीडियो एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।